नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज बीजेपी के युवा मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन था और इस सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जेएनयू और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। कन्हैया का समर्थन करने को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाए, कांग्रेस को तो शर्म की दुहाई दे डाली। उधर बीजेपी युवा मोर्चा के एक अति उत्साही जिला अध्यक्ष ने कन्हैया की जीभ काटने पर इनाम का ऐलान कर डाला। इस पूरे विवाद पर मोदी के पर्यटन मंत्री को लगता है, महेश शर्मा को लगता है कि दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही है। ऐसे में आज का बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को हिंदुत्व से ज्यादा मारक अस्त्र राष्ट्रवाद लग रहा है? छुटभइयों पर एक्शन, बड़े बदजुबान नेताओं पर चुप क्यों है बीजेपी? और क्या जेएनयू विवाद ने दुनिया में देश की छवि बिगाड़ दी है? इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। अब तक हिंदुत्व की झंडा बरदार के तौर पर पहचान रखने वाली पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर स्कूल से लेकर संसद तक की सियासत कर रही है। कहीं जुबान काट लेने की चुनौती तो कहीं दफन कर देने की धमकी। ताज्जुब ये है कि इस बहस से हो रही देश की बदनामी का ठीकरा भी एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को शायद अंदाजा है कि यूपी में हिंदुत्व से ज्यादा राष्ट्रवाद का राग ज्यादा वोट दिला सकता है। इसीलिए मथुरा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सम्मेलन में अध्यक्ष अमित शाह के एजेंडे पर सिर्फ राष्ट्रवाद नजर आता है। भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये नारे लग रहे हैं और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए। जेएनयू में कुछ भी गलत नारे लगाए तो उन 2-3 लोगों को आप पकड़िए, उनको आप जेल में डालिए, उन पर आप जो भी केस लगाना चाहते हैं लगाइए, मगर 8,000 स्टूडेंट्स के भविष्य को क्यों आप खराब कर रहे हो? जब अमित शाह देशद्रोह के मुद्दे पर कन्हैया के आड़ में विपक्षियों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता कन्हैया की जीभ काटने का इनाम देने लगते हैं। ऐसी ही विचारधारा वाली पूर्वांचल सेना ने तो कन्हैया के कत्ल की कीमत का भी ऐलान किया। उसने हमारे देश का, हमारे संगठन का, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है। मैं उसकी जीभ काटने वाले को, उसकी जो जीभ है वो कटनी चाहिए और उसको काटने वाले को मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। भारत की किसी भी शिक्षण संस्था में हम लोग जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे और जिन्ना पैदा होने से पहले इस प्रकार के तत्वों को दफना दिया जाएगा। बीजेपी ने कुलदीप नाम के इस नेता को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता पर पार्टी की चुप्पी बरकरार है। उधर मोदी सरकार के ही मंत्री कहते हैं ऐसे विवादों से दुनिया में देश की छवि खराब हो रही है। अगर इस तरह की कुछ घटनाएं अगर होती हैं तो उनसे भारत की छवि धूमिल होती है। हम सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण का सपना, राष्ट्र के सम्मान की बात करनी चाहिए और जिससे पर्यटन में डेफिनेटली ऐसी कोई घटनाएं अगर होती तो पर्यटन को नुकसान जरूर पहुंचता है। बहरहाल मौजूदा सियासी हालत से यही लगता है कि जेएनयू से शुरू हुई राष्ट्रवाद की सियासत के मुद्दे को बीजेपी यूपी चुनाव तक भुनाती रहेगी। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी, कांग्रेस के प्रवक्ता यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं प्रदीप आदित्य जैन, जेडीयू के राजीव रंजन, संघ विचारक राकेश सिन्हा और जाने माने समाज शास्त्री अभय दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, 25 साल ढोल पीटा हिंदुत्व का, अब नया सियासी मंत्र है क्या देशभक्ति? अब देशभक्ति की बिना पर अगले चुनाव लड़ेगी बीजेपी, क्या यह साफ होता जा रहा है? लगता है अनिल तक आवाज नहीं जा रही, विश्लेषण से शुरू कर देते हैं, या आपके बजाय बल्कि राकेश सिन्हा आप इस बात का जवाब दें। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद पर बहस बहुत दिनों से इस देश में ड्यू था और ये बहस इसलिए होनी चाहिए कि भारत में ऐसी प्रवृत्तियों को संरक्षण दिया जाता रहा जो प्रवृत्तियां जेएनयू में दिखाई पड़ी। आज जो अमित शाह ने कहा, क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत के खिलाफ नारे लगे। जिन ताकतों ने भारत के राष्ट्रवाद को चुनौती दी,
आज कन्हैया का भाषण और जो प्रसारित वंदे किया जा रहा है मातरम टेलीविजन चैनल पर, कहकर वो गरीब गला फाड़ भुखमरी की रहे बात कर रहे थे, हैं। ये बात पटियाला करने पर हाउस किसे कोर्ट आपत्ति है? में काला सूट पहने हुए काली मानसिकता के लोग वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। वो देशभक्त होंगे, पैमाना कौन तय करेगा देशभक्ति का? तो उन पर तो कौन कह रहा नहीं, कौन संदीप जी कौन कह रहा है देशभक्त है? उन पर कानून कार्रवाई कर रही है। देखिए मैं कह रहा हूं इन विकृतियों से लड़ना पड़ेगा। विकृति चाहे जिसने कहा जीव काटने की बात कही उसे पार्टी ने निकाल दिया, बहुत अच्छा कदम है। अच्छा। इसके पहले जब फतवा जारी किया गया, उन फतवा पर कोई किसी पार्टी ने किसी सरकार ने कदम नहीं उठाया, उसके कारण से लोग प्रोत्साहित होते हैं। आज पार्टी ने कदम उठाकर एक संदेश दे दिया कि आप छोट भाइयों पर कदम उठा दिया। पार्टी अभी बड़ी मछलियों की बात करूंगा मैं रोके रहिए, बड़ी मछलियों का भी नंबर आएगा। लेकिन अनिल बलूनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मुझे ये बताइए, अभी आ रहा हूँ राकेश जी, एक बात, हाँ अभी आता हूं। अनिल बलूनी मुझे ये बताइए, 25 साल ढिंडोरा पीटा हिंदुत्व का, अब 2016 में अब आगे जो भी चुनाव होंगे 5 राज्यों में तो होने वाले हैं, देशभक्ति नया मंत्र है जिसे जापेगी बीजेपी, ये तो अब साफ हो गया है ना? चौधरी जी बताइए, आपको ये ठीक लग रहा है, हिंदुत्व ठीक लग रहा था या ये देशभक्ति ठीक लग रही है? नहीं, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना। अरे कभी कभी हमको भी सवाल पूछने दिया कीजिए, रोज आप ही पूछते हैं। आप हमें बता पत्रकार दीजिए थे, क्या ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं। पत्रकार थे, अब तो वो अख्तियार मेरा है अनिल भाई, अब आपको नेता वाला जवाब देना होगा। कभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से राष्ट्र के बारे में उसकी एक कल्पना रही है। देश के बारे में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जिस तरीके से काम करता है और जिस तरीके से हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, हमारा हर वक्त ये रहा है कि जो भी राष्ट्र के नाम पर अच्छा काम करने वाले उनका साथ देते हैं, उनको और प्रखर बनाने की। तो देशभक्ति के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं लड़े जाएंगे? हाँ, लड़े जाएंगे ना, मतलब। लेकिन देखिए, नहीं देखिए, एक तो हर चीज को चुनाव से जोड़ देते हैं, ये एक बड़ी दिक्कत है। आप देखिए, मैं तो जब भी देखता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ होता है, बोले चुनाव आने वाले इसलिए हो गया, मध्य प्रदेश में कुछ होता है, अरे देखिए चुनाव आने वाले, क्या हम अगर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि हर वक्त चुनाव के लिए ही काम करेंगे। अब ये तय कौन करेगा कि देशभक्त है कि नहीं, कौन देशभक्त है कौन नहीं, अब ये बीजेपी तय करने वाली है। मैं ये कह सकता एजेंडा बनाएंगे तो आप तय करेंगे, सर्टिफिकेट बांटेंगे कि ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है ना। आप देखिए, सुनिए, अच्छा सुनिए, अब समय दीजिए ना। आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, ना न्यूज 24 तय कर सकता है कौन देशभक्त है, ना अनिल बलूनी तय कर सकता है कि देशभक्त कौन है। आपके मंत्री तय करते हैं, के ऊपर छोड़ दीजिए, आपके मंत्री तय करते हैं। आपको याद होगा ना महेश शर्मा ने बयान की, नहीं पहले बयान की। सुनिए, ये जरूरी है, बैकफुट पर मत आइए, बड़ी समस्या है। नहीं, सुनिए महेश शर्मा ने क्या कहा एपीजे अबुल कलाम के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, कलाम साहब के बारे में बोले। अब मुसलमान होने के बावजूद वो राष्ट्रवादी हैं, वो नेशनलिस्ट हैं, तो मतलब एक तबका तो राष्ट्रवादी है ही नहीं। ये तो निहित है इस मूल मंत्र में, इस चुनावी एजेंडे में। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, आप मेरे को बात पूरी बार नहीं करने दे रहे, और उससे हर वक्त आदमी का जो फ्लो है वो टूटता है और विचारों का जो फ्लो है वो टूटता है। लेकिन देखिए, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि कोई सर्टिफिकेट ना आप दीजिए ना मैं दूंगा, लेकिन जो भारत से टुकड़े करने की बात कलाम साहब को नहीं सुनिए, अरे सुनिए भाई, आप बोलने ही नहीं देंगे तो बता दीजिए, तो मैं नहीं बोलता हूं। आप ऐसा कीजिए, आप बोलिए चौधरी जी, ऐसा कर दीजिए, मुझे मत बोलने दीजिए। मैं 2 शब्द बोलता हूं और आप रोक देते हैं। चलिए जारी रखिए। अरे यार, हम तो इतने आराम से आपसे बात कर रहे हैं, हम कभी नहीं हड़बड़ाते। आप इतने शांति से बात करने वाले आदमी हैं। देखिए, कम से कम जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करता हो वो तो देशभक्त नहीं हो सकता, जो कश्मीर को अलग करने की बात करता हो वो देशभक्त नहीं हो सकता, जो भारत माता को गाली देता हो वो देशभक्त नहीं हो सकता, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसको सजा हुई उसको आतंकवादी मानने के लिए कल तक भी तैयार नहीं था, जो वो देशभक्त नहीं हो सकता। एक तो बड़ा तबका देशभक्त नहीं हो सकता, हम अपने दें, लेकिन देश की जनता, बड़ा तबका देशभक्त नहीं हो सकता। देश की राष्ट्रपति के बारे में केंद्रीय मंत्री कह दे मुसलमान होने के बावजूद, मैंने तो आपको कह दिया, ना सर्टिफिकेट आप दीजिए ना मैं दूंगा। नहीं, आप देते हैं ना, दिया ना महेश शर्मा ने सर्टिफिकेट, महेश शर्मा ने सर्टिफिकेट दिया ना। बिहार चुनाव में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सर्टिफिकेट देने की कोशिश की ना, कि नहीं अगर दूसरी पार्टी वाले जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। मानो दूसरी पार्टी वाले या उनको वोट डालने वाले सारे राष्ट्रद्रोही हैं।
नहीं, देखिए ऐसा है, जिस पे विषय पे बात करेंगे, अगर आप इधर उधर की बात करें, मैं भी बताऊंगा कि आपने कब कब क्या बोला और क्या क्या बोला, और आप भी सर्टिफिकेट बांटते हैं सुधीर जी, आप लोग भी कम सर्टिफिकेट नहीं बांटते। लेकिन मैं चर्चा जेएनयू पे करने के लिए मुझे बुलाया, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो देश के बारे में खिलाफ बात बोलेगा, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा, जो देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाएगा, कम से कम वो देश प्रेमी नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूं। और देश की इसमें दिक्कत क्या है प्रदीप जैन, मुझे ये बताइए। देशभक्ति, क्यों ना हम अपनी देशभक्ति का इजहार करें। 68 साल हो गए हमें, बहुतेरा एक बड़ा तबका है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूं, यहां पर बहुत सारे कोकोनट हैं जी, ऊपर से हम काले दिखते हैं, अंदर से अभी भी गोरे बने घूमते हैं। कोई हीन भावना है, अरे मैं भारत में पैदा क्यों हो गया। घर से क्यों नहीं कहते हम देशभक्त हैं, घर से क्यों नहीं कहते हम हिंदुस्तानी हैं। और अगर बीजेपी ये बात कह रही है तो दिक्कत क्या है। निश्चित रूप से अनिल जी को कम से कम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पूरा प्रकरण और वो पूरी सीडी, जिस सीडी के साथ वो छेड़छाड़ की गई, मेरे पास ओरिजिनल सीडी भी है, जिसमें सारी चीजें कन्हैया ने देश हित में बोली। और वो गरीब बच्चा जिसके माँ 3000 रुपए महीने कमाती है, उस विचारधारा से एक तरफ तूफान था और एक तरफ कन्हैया जैसा दिया था। और जब उसको वोट लगाने राहुल जी पहुंचे, तो मैं नहीं समझ पा रहा कि ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगों को क्यों परेशानी हुई। इन्हें आज सम्मान करना चाहिए न्यायालय का, जिस न्यायालय ने कन्हैया को मेरा ले लीजिएगा इनके जमानत दी। आप देखिए इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक कह रहे हैं आप। जी जी, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप चरित्र देखिए, 2010 से लेके 2012 तक माननीय न्यायालय के आदेश पर गुजरात के प्रवेश में उन पर रोक लगी थी। लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने उनके भाषणों पर रोक लगाई थी। आज उनका एक काम होना चाहिए कि वो अपनी युवा ब्रिगेड को समझाते कि सिर काटने की बात नहीं करें, जुबान काटने की बात नहीं करें। और आपके उपाध्यक्ष क्या करते हैं? आपके उपाध्यक्ष कभी हमारे सहारनपुर का प्रकरण ध्यान है, मुझे जवाब देना होगा। नाम का विधायक ध्यान है, बिल्कुल पूरी तरह ध्यान है। लेकिन सहारनपुर में उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी के नरेंद्र मोदी आए तो मैं बोटी बोटी कर दूंगा, और वो खैर मकदम करते हैं आपके उपाध्यक्ष का। बिल्कुल नहीं, रैली में बिल्कुल नहीं, पार्टी में बने रहते हैं। बिल्कुल नहीं। कुलदीप वार्ष्णेय को तो कम से कम बीजेपी ने तुरंत निकाल दिया, छुटभैया को निकाला। योगी आदित्यनाथ इमरान मसूद आपके बहुत बड़े नेता है, किशोर को इमरान मसूद बहुत बड़े नेता है, साक्षी महाराज को क्यों नहीं इमरान निकाला? मसूद बहुत बड़े नेता है। आप एक चीज बताइए, इमरान मसूद को क्यों नहीं निकालते? छुटभैया नेता को निकालने के बाद स्टार प्रचारक बन जाते हैं उस इलाके में। आप बताइए, एक छुटभैया नेता को निकालने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप क्या बोलना चाहिए था? उन्हें छात्रों से टकराने की बात करना चाहिए। वो किस तरह से, चाहे एएमयू हो, चाहे एफटीआईआई हो, चाहे रोहित का मैटर हो, चाहे जेएनयू का मैटर हो, छात्रों को कुचलने में लगे। दोनों तरफ से यही राजनीति हो रही है ना। बिल्कुल नहीं हो रही। कांग्रेस ने, आपने देखा होगा जेएनयू में इंदिरा जी का विरोध हुआ था। इमरान मसूद क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी में? अभी इमरान मसूद का प्रश्न नहीं है, अभी आप जेएनयू का बात कर रहे हैं। आपका जो भी देश में विद्वेष फैलाने का काम करेगा, वो एक नेता कैसे बना रहेगा राष्ट्रीय पार्टी का? बिल्कुल नहीं बनेगा, राष्ट्रीय पार्टी बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में छात्रों को, और मैं अनिल जी से कहूंगा, इन्हें लोक नायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखना चाहिए। हेमवती नंदन बहुगुणा उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और जिस समय जयप्रकाश नारायण आए तो उन्होंने इतने डिप्लोमेटिक ढंग से उनको हैंडल किया कि वो आंदोलन उत्तर प्रदेश में नहीं भड़क पाया। आज अमित शाह बिहार की तर्ज पर वृंदावन में जाते हैं और युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के वक्तव्य के बाद ही वक्तव्य दिया। राजीव रंजन, राजनीतिक जमात हाथ लगाएगी, बड़ी मछली दूर भागती रहेंगी, ये सब पार्टियों के लिए। मैं अकेले बीजेपी को इसका दोषी नहीं करार दूंगा। छुट भैयों पर तो, एक कुलदीप वार्ष्णेय पर तो हो जाएगी कार्रवाई, बड़े नेताओं पर चुप्पी साथ जाते हैं, हाथ पीछे खींच लेती हैं बड़े दल। सच है कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात है संदीप जी, ये जो आज परिस्थिति पैदा हुई है, लगातार जो चुनावी वायदे थे जिनके बल पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनी, आज नौजवान आहत है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस तरह से रोजगार और विषमता दूर करने की, गैर बराबरी दूर करने के जो सुनहरे वायदे थे,
आज वो जमीन पर टूटते वो दिख रहे लड़ाई आप तो लड़ नहीं पाते, और कन्हैया के नौजवानों को शब्दों जिस पर तरह आप से लड़ाई कैंपस लड़ना में चाहते अपमानित हैं। किया जा रहा है अलग अलग वो जगहों पर। लड़ाई राजीव बाबू, माफी से मुझे कहना पड़ रहा है, खुद तो लड़ नहीं पाए। देखिए, कन्हैया के एक 28 साल का वो व्यक्ति जिसने अभी जिंदगी में 28 रुपए नहीं कमाए, स्टेट पेट्रोनेज पर पढ़ाई करने के लिए जेएनयू में आया, उसकी बिना पर राजनीति कर रहे हैं आप। देखिए संदीप जी, यह तो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने अपने अविवेक से पैदा की कि एक नौजवान अगर रातों रात नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गया तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी विफलता भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती है। अगर गिरेबान में भी झांकी है ना, कोई ऐसी घटना घटी जिससे राष्ट्र के साख को खतरा हुआ, तो निश्चित तो नहीं, इसमें हमारे गिरेबान में झांकने की परिस्थिति इसलिए नहीं है कि आप 60 दिनों के पहले बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश इसलिए दिया कि हम वायदों की बुनियाद पर सत्ता में नहीं आए हैं, हमने वायदों को जमीन पर उतारने का काम किया और अपनी सीमाओं को समझने के बाद पहले अपने हुल्लर ब्रिगेड में बैठे हुए जो नेतागण हैं, मैं आग्रह करूंगा कि ये जरूर पैदा कीजिए भाव की लोगों को सुनिए, लगातार अपनी बात मत लोगों के मन में जबरदस्ती उन पर थोपने की कोशिश कीजिए। ये एक बड़ा सवाल है कि राष्ट्रवाद को लेकर जो दुहाई देने वाली ताकतें हैं वो एक बार नाजीवाद और फांसीवाद के उस दौर को ताजा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका अतीत खुद दागदार रहा है, जिनके मुख्यालय में झंडे फहराने के लिए 52 साल इंतजार करना लेकर आए, जहां झंडे फहराने की सजा राकेश सिन्हा हमारे साथ अपने स्वयंसेवकों को देने वाला दल। राजीव भाई, आज अगर राष्ट्रवाद राकेश सिन्हा भी हैं, राकेश सिन्हा मुझे एक और बात बड़ी अजीब लगी, और आप समाजशास्त्री भी हैं, देखता है। एक मिनट राजीव जी, अब मैं राकेश सिन्हा से पूछ लूं। राकेश सिन्हा, आज एक और दिलचस्प बात मुझे लगी, आप बताइएगा आपको लगी या नहीं। जब मथुरा में भाषण दे रहे थे अमित शाह, तो उन्होंने राम मंदिर को भी देशभक्ति से जोड़ दिया। ये जो परिभाषा है, ये बड़ी विचलित करने वाली परिभाषा बन सकती है देशभक्ति की। भैया ये फोन हटा दो। मैं संदीप जी अमित शाह जी ने कोई नई बात नहीं कही है। जब देश आजाद हुआ 1950 में राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू इसी पर टकराए थे। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सोमनाथ मंदिर बनना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद ने कहा ये तो धार्मिक मामला है। तो राजेंद्र प्रसाद और नेहरू कैबिनेट के 3 मंत्री एनवी गाडगिल, के मुंशी और सरदार पटेल ने कहा यह विदेशी आक्रांता के द्वारा देश पर लगा हुआ कलंक है, हम कलंक मिटा रहे हैं। अच्छा। और बाबरी मस्जिद जो कथित बाबरी मस्जिद है वही विदेशी आक्रांता का कलंक है। मतलब राकेश सिन्हा, किसी मुसलमान अगर मैं हिंदू होने के नाते खिलाफ नहीं है, और हिंदू होने के बावजूद, सुनिए तो, हिंदू होने के नाते और हिंदू होने के बावजूद मैं राम मंदिर में आस्था नहीं रखता तो मैं देश विरोधी हो गया, देशद्रोही हो गया। लाइसेंस बांटने का इन्हें ठेका ले रखा नहीं। संदीप जी, मैं एक बात इसको पूरा कर दूं। संदीप जी, अगर दिल्ली के जामा मस्जिद, मेरी बात सुनिए, दिल्ली के जामा मस्जिद को कोई विदेशी हिंदू राजा भी अगर ध्वस्त किया होता तो हम जामा मस्जिद को बनाते, वो भारत के ऊपर कलंक है। मैं यही कहता हूं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र को प्रथम रखो, देश हित में दल का हित, व्यक्तिगत हित अलग नहीं होता है, उससे ऊपर देश का हित होता है। सेना के लिए देशभक्ति और है, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए देशभक्ति और नहीं हो सकती है। एक बात बता दे रहा हूं, सेना के जवानों को अब सियाचिन में भेज रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं, कन्हैया कुमार कहते हैं। किसानों की आत्महत्या पर किसी का दिल नहीं पसीजता। कन्हैया का जय जवान जय किसान नारा भी बहुत पुराना हो गया, उसे दफन कर देना चाहिए। देखिए वो उस दायरे को बढ़ाइए। अरे उस दायरे को बढ़ाइए। लेकिन संदीप जी, एक बात का जवाब इनसे मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और जेडीयू के लोगों से, ये बता दें कि जो घटना घटी उस पर पर्दा डालने के लिए आज कन्हैया के भाषण का सहारा ले रहे हैं। मैं तो चाहता हूं वामपंथी वही बोले जो कन्हैया बोल रहा है। नहीं, पर यहाँ पर एक और समाजशास्त्री बैठे हैं, अबे दुबे करने लगते हैं राष्ट्रभक्ति। अब चुनावी एजेंडा होगा, ये तो तय होता जा रहा है। ये बड़े खतरनाक मुहाने पर आ गए हैं क्या? अगर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के प्रश्न पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो हो गया ना तय, ये तो बता रहे हैं। अगर कोई लड़ना चाहता है तो इससे देश का सर्वनाश बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि उससे पूरे देश को आप 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक तरफ वो लोग होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, उनको देशभक्त और राष्ट्रवादी कहा जाएगा, और उनका हर विरोधी जो है इस परिभाषा के मुताबिक राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी हो जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई भी सड़क पर मुझे घुसा भी मारेगा और कहेगा मैंने तो ऐसी बात बोली कि मैं देश विरोधी हूँ,
तो ये मुझे लगता देशद्रोही कि है। इसको चुनाव का मुद्दा बनाने से पहले अभी भाजपा के साथी कई बार सोचेंगे और अभी भले ही राजनीति की बहस की गर्मी में ये बात कहें, लेकिन ऐसा मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। हम सब लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि वो ऐसा न कहें। जहां तक महेश शर्मा का वक्तव्य है, वो वक्तव्य मुझे अच्छा लगा। इस दृष्टि से बहुत दिनों बाद उनका कोई वक्तव्य मुझे अच्छा लगा। इस दृष्टि से अच्छा लगा कि मुझे लगा कि अब धीरे धीरे कर भाजपा के लोगों को ये समझ में आने लगा है कि वे सरकार में हैं, वो 1990 की तरह विपक्ष में नहीं है, जब राम जन्मभूमि आंदोलन की आग वो सेक रहे थे और कांग्रेस के हाथ जल रहे थे उसमें। इस वक्त भाजपा सरकार में है। राष्ट्रवाद, देशभक्ति और जेएनयू के सवाल पर किसी भी वजह फरमाई है, इस राजनीति को ठंडा करके भाजपा को ही करना पड़ेगा। पर इस देशभक्ति बॉल भाजपा के कोर्ट में है। अगर वरना न निवेश आएगा, न पर्यटक आएंगे, पूरी अर्थव्यवस्था का साल भर में पूरी तरीके से कबाड़ा हो जाएगा। जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक और पहलू सामने आया अनिल बलूनी। ब्रेक में जाने से पहले एक और पहलू पर मैं चर्चा करना चाहूंगा और फिर बड़ी मछलियों की बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ, एक मिनट प्रदीप जी, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जेएनयू में एक और जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे, उसे वहीं दफना देंगे। पर जिन्ना की मजार पर जाकर आप ही के सबसे वरिष्ठतम नेता एलके आडवाणी ने 2006 में क्या लिखा था, ये मैं दोबारा याद कराऊं क्या? उस परिभाषा से एलके आडवाणी क्या हो गई? संदीप जी, एक तो थोड़ा मेरे साथ न्याय कीजिए, क्योंकि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता, जनता दल यू के प्रवक्ता और अभय जी बैठे हैं, ये सब हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे और आप भी एक सवाल उठाएंगे, चौथा आप हो जाते हैं और सवाल फिर बोलेंगे कि इस सवाल का जवाब दीजिए, वो रह जाता है, ये रह जाता है, कैसे चलेगा संदीप? अरे मजबूत आदमी है, मजबूत है, लेकिन अकेले आप चेयर पे बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि कम से कम अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहते हैं, जनता दल यू के प्रवक्ता कुछ कहते हैं, तो मुझे मौका दिया जाए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उसको बेल मिल गई है। संदीप जी, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, सारे जानकार लोग हैं, अगर इस बेल ऑर्डर को कोई पढ़ लेगा ना, तो उसके बाद जो जश्न मना रहे हैं, उनके मुंह में कैसा करारा तमाचा है। और ये कांग्रेस के लोग जो बड़ी बेशर्मी से उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए एक बार। कहा है उसको उपचार की जरूरत है, और मैं इस वक्त नहीं, सुनिए भाई, ये तो हाँ मैं दे रहा हूं आपको। कहा है कि मैं इनके उपचार के लिए मैं फिलहाल परंपरागत तरीका अपनाने पर एलके आडवाणी का सवाल पूछा था मैंने आपसे। ये अरे भाई, अब मैं एक एक करके जवाब दूंगा ना, मना नहीं करूंगा। आपके सवालों का सबका जवाब दूंगा, लेकिन एक एक करके। जनता दल यू के हमारे मित्र कह रहे हैं कि विकास के जो वादे की बात कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। श्रीमान, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोग ये जो सब आप जो माहौल बना रहे हैं, ये इसीलिए बना रहे हैं। कभी दादरी की बात कर रहे हैं, कभी बल्लभगढ़ की बात कर रहे हैं, कभी हैदराबाद की बात कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं विकास, और आप नहीं होने देना चाहते विकास पे चर्चा। सुन लीजिए क्या हुआ है। यूपीए 1 और 2 के शासनकाल में 3.5 किलोमीटर सड़क बनती थी। अब एलके आडवाणी का सवाल का जवाब। नहीं संदीप जी, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा, आपके हिसाब से नहीं दूंगा। समय की बाध्यता भी होती है। दूंगा। और आप अनिल बलूनी, आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, समय की बाध्यता भी होती है। नहीं संदीप जी, अन्याय है। अगर मेरे से सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब मैं नहीं दूंगा तो गलत बात है। वायदों की बुनियाद पर जनता दल यू के लोग कह रहे हैं, और इसीलिए जनता दल यू के लोग कह रहे हैं विकास की बात नहीं करना चाहते। 3.5 किलोमीटर हाईवे बनता था इनके शासन में। सवाल जो पूछा जा रहा है, ये तो आप 1 घंटा बोलते रहेंगे, फिर कहेंगे अन्याय हो रहा है मेरे साथ। दरअसल आप अन्याय कर रहे हैं, सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं अनिल भाई, जुमले नहीं, सवालों के जवाब नहीं दें क्या? आप बता दीजिए तो हम बता देते, मौन व्रत रख लेते हैं। एलके आडवाणी क्या हुए? योगी आदित्यनाथ अगर ये कहते हैं जेएनयू में जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे, जिन्ना की मजार पर जो लिखा है एलके आडवाणी ने 2006 में, तो वो क्या हुए? के अंदर जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे कहीं। तो जिन्ना की मजार पर एलके आडवाणी क्या करने गए थे? और फिर वो अब भी आपके वरिष्ठ नेता क्यों है? आज भी एलके आडवाणी आपके सबसे बड़े नेता है कि नहीं? बताइए मुझे अनिल बलूनी, आज भी एलके आडवाणी आपके सबसे बड़े नेता हैं कि नहीं? हाँ या ना? जो इस देश को बर्बाद कर, हाँ या ना? एलके आडवाणी आपके सबसे बड़े नेता हैं कि नहीं? मार्गदर्शक हैं कि नहीं? ये बात तय है। एलके आडवाणी आपके सबसे बड़े नेता हैं कि नहीं? आप सुनिए, एलके आडवाणी सबसे बड़े नेता हैं कि नहीं? हाँ या ना? अरे सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए, मैं आपका जवाब, मेरे जवाब सुनिए। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं तो बहुत छोटा पत्रकार था, आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो गए हैं, लेकिन वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था और ये किस परिप्रेक्ष्य सबसे बड़े नेता है ना आज एलके आडवाणी? हाँ या ना? नहीं सुनिए, नहीं बिल्कुल, आडवाणी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन और जाकर शान में कसीदे पढ़ते हैं। ये भ्रम 2006 में आप एक टीवी चैनल में
मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर भ्रम मत फैलाइए, झूठ नहीं, मत हम भ्रम बोलिए। नहीं फैलाते। दोनों किस किस नहीं नहीं परिप्रेक्ष्य में नहीं, कहा कम गया? से कम नहीं, हम भ्रम नहीं आप फैलाते। अपने दर्शकों को हमारा गलत चीज चैनल मत भ्रम नहीं परोसिए। फैलाता। संदीप जी, बहुत तेरे गलत चीज चैनल मत होंगे जो परोसिए। भ्रम फैलाते हैं। गलत चीज मत परोसिए। हाँ, एक गलत छोटे चीज से मत ब्रेक ले परोसिए। लेते हैं। गलत चीज- चलिए, एल के आडवाणी नहीं, आपके मत सबसे करो, बड़े गलत नेता हैं, मत- आप ये मानते हैं। एक छोटे सा ब्रेक ले लेते हैं।